हेलो एवरीवन, आई एम रितेश चांडक और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली ये एक्ट में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये आपके सीए फाउंडेशन में सबसे बड़ा यूनिट आता है। सबसे बड़ा यूनिट इन द सेंस इसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नियर अबाउट आपको 24 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा यूनिट है और वैसे भी बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें सेक्शन 1 से लेके तो 75 तक आपको पढ़ना है। नो डाउट इसमें से कुछ सेक्शंस या जैसे हम लोग कहेंगे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सिलेबस से निकल गया है वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, तो जितना हमें सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ा यूनिट आपका, मैं तो ऐसे ही कहूँगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। टोटल 25 मार्क्स का आता है। अगर आप इसमें से आउट ऑफ मार्क्स कवर करते हैं तो आपका सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो दोस्तों, हम लोग जैसे आपके यूनिट में दिया है, जैसे आपके सिलेबस में दिया है, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एग्जैक्टली कब ये लॉ बना है और किसने बनाया था और इसमें क्या क्या इंक्लूड था और अब इसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने आ रहा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ। क्यों ओल्डेस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसको 1872 में बना है। मैंने अभी लॉ शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग धीरे धीरे उसके लॉ को भी शुरू करेंगे। हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हम लोग पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। इसे हमने क्या कहा है? इट इज द ओल्डेस्ट लॉ। क्यों? क्योंकि ये कब पास हुआ है आपका? ये जब हमारे ऊपर ब्रिटिश लोग, जब इंडिया में ब्रिटिश लोग रूल करते थे तब का लॉ है। पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडियन। यस, एक और चीज, ये इवन दो इट इज अ ब्रिटिश लोगों ने इसको पास किया था जब वो हम पे रूल कर रहे थे, लेकिन ये इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ है दोस्तों। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। एंड रिसीव्ड इट्स एसेंट, जब इसे पार्लियामेंट में रखा गया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब इसे पार्लियामेंट में रखा गया था, तब इसको जो एसेंट दी गई, मतलब ये लॉ जब पास हुआ, वो डेट थी आपकी 25 अप्रैल 1872। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 25 अप्रैल को ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ। बट ये इंप्लीमेंट कब हुआ है? बट इट वॉज दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 सितंबर 1872। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि लॉ जब पार्लियामेंट में पास हुआ, इंडियन पार्लियामेंट में ही पास हुआ, किसने पास किया? ब्रिटिश लोगों ने पास किया। ब्रिटिश लोग तब हम पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने पास किया। कब पास किया है? 25 अप्रैल 1872 को। लेकिन इंप्लीमेंट कब का गया है? 1 सितंबर 1872 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यस, एक चीज समझिए कि अपने इंडिया में जब भी कोई लॉ पास होता है तो ये एक चीज या एक आपको एक लाइन हमेशा आपको दिखेगी सारे लॉ में कि वेदर इट इज अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर और नॉट। तो वैसे ही यहाँ पे भी था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन 370 था जिसमें ऐसा बताया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसे अलग लॉ अप्लीकेबल होगा। लेकिन अब आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अब क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने सेक्शन 370 को रिपील कर दिया है, आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया है। तो अब जो लॉ इंडिया में अप्लीकेबल हो गए, दैट मीन्स इट विल बी अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। लेकिन यहां पे जब ये लॉ पास किया गया तो इसमें क्या लिखा था? इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बट ऑब्वियस है, इतना पुराना लॉ है तो तब ये लिखने का पैशन ही था एक्स। अब लेकिन वहां पे भी ये लॉ अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, द एक्ट डील्स विथ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। बेसिकली जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसे हम लोग कंसिडरेशन कहेंगे, किसे हम लोग ऑफर कहेंगे, किसे हम लोग एक्सेप्टेंस कहेंगे, किसे हम लोग एग्रीमेंट, किस एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, किस एग्रीमेंट को हम लोग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, किसे हम लोग वॉइड कहेंगे, किसे हम लोग वॉइडेबल कहेंगे, किसे हम लोग कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और किसे हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। और एक लास्ट जो आपका सिलेबस में होगा वो होगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और हम लोग इसमें रेमेडीज भी देखेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, अगर कोई पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर ब्रिच करती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते, उसे क्या रेमेडीज मिलेगी वो भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके सिलेबस में से कुछ पार्ट्स डिलीट हो गया, तो वो कौन सा पार्ट डिलीट हो गया है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था पहले, इंडेमनिटी एंड बेलमेंट था, तो ये सब कुछ आपको नहीं है, यू आर लकी।
और एक चीज, ये थोड़ा सा इधर जो डायग्राम दिया है वो भी अगर आप उस पर गौर करो तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब फॉर्म हुआ तो उसके अंदर काफी बड़ा लॉ बनाया गया था, बट 1872 में जब ये लॉ पास हो गया उसके बाद ऐसा लगा लेजिस्लेटिव असेंबली को या पार्लियामेंट को, ऐसा लगा, मतलब हम लोग कहेंगे कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ये लॉ काफी बड़ा हो गया तो इसमें से कुछ प्रोविजंस अलग निकाल दी, और वो जो अलग निकाल दी उस प्रोविजन को हम लोग कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यस, 1930 में एक लॉ पास किया, इसमें से कुछ प्रोविजंस को बाहर निकाला गया और उस लॉ को कहते हैं हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यस दोस्तों, पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, लेकिन 1930 में उसको बाहर निकाला गया और उसको अलग से नाम दीजिए गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसके बाद फिर भी ऐसा फील हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस है वो फिर भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो यस, फिर से क्या किया गया 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब इसमें से और कुछ प्रोविजन को बाहर निकाल के और एक लॉ पास किया गया, उसे कहते हैं हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको ये समझना होगा कि बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमको सिलेबस में पढ़ना है, वो पहले जब ये लॉ बना था, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था तो इसी का पार्ट था। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। आपके सिलेबस में, आपके मॉड्यूल में जो सबसे पहला जो दिया है चैप्टर, उसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई है जो हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसमें जो आपको इंटरेस्टिंग चीजें तो पढ़ना है, उसमें दिया गया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम एंड नॉट अ जस्ट इन रेम। तो हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय जस्ट इन पर्सोनम एंड व्हाट इज मीन बाय जस्ट इन रेम। तो दोस्तों जस्ट इन रेम मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और जस्ट इन पर्सोनम मतलब होता है राइट अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन, दैट्स कॉल्ड जस्ट इन पर्सोनम। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्रिएट करता है? जस्ट इन पर्सोनम। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने कोई 4 व्हीलर परचेस किया है, कोई शोरूम से आपने एक 4 व्हीलर परचेस किया है, अब उस अगर 4 व्हीलर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप गए वो शोरूम में और आपने उसे कहा है कि ये प्रॉब्लम आ गया है और ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम और नॉट रिजॉल्विंग योर प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे? स्पेसिफिकली उसी पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल करोगे, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने जब गाड़ी परचेस किया तब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? जब आप उसके स्पेसिफिक उस पर्सन के अगेंस्ट में जब केस फाइल कर रहे हो, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? जस्ट इन पर्सोनम। तो हमें क्या रखना है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट करता है, मतलब जिस दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो दोनों पार्टी को राइट मिलता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी अगर ब्रिच करता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो भी ऑब्लिगेशंस है वो अगर पूरे नहीं करता है तो सेकंड पार्टी इस पार्टी पे क्लेम कर सकती है, राइट? इसे ही कहते हैं हम लोग जस्ट इन पर्सोनम। ओके, ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट स्टडीड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस, ये भी चीजें आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या हमारे इंडिया में भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी कॉन्ट्रैक्ट को डील नहीं कर सकते। अपने इंडिया में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग लॉ है। जैसे अगर आप कहोगे ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब अगर आपके डोमेस्टिक नेचर के, अगर आपके सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे, नहीं डील करेंगे, उसके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता है। ये बात आपको समझना होगा। यहाँ पे नाम से ही आपको समझना होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे डोमेस्टिक नेचर के है, सोशल नेचर के, तो हम लोग उसको यहाँ पे डील नहीं करेंगे। डोमेस्टिक नेचर के लिए अलग से फैमिली लॉज है इंडिया में, वो वहां पे डील किए जाएंगे, चाहे फिर हिंदू या मुस्लिम है। ओके, तो ये था आपका इन शॉर्ट में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने जो स्लाइड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्लाइड या ये चीज अगर आपको समझ गया तो आगे का ये चैप्टर या मैं कहूंगा कि ये इस यूनिट को समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप चाहिए जितनी बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए उतनी बार देखिए, लेकिन ये चीज आपको बहुत समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी स्लाइड में आपको समझेगा कि व्हाट इज मीन बाय रियल मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और किसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। तो देखिए आपके सामने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, और डेफिनेशन के नीचे एक और चीज लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो बेसिकली हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। यस, ये आपको समझना होगा 2H, ये अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या कहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, क्या कहा है सेक्शन 2 ने, क्या कहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे आपको समझने लायक चीजें क्या क्या है, एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबिलिटी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जो फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं उनके लिए हार्ड भी हो सकता है। चलिए हम लोग इसे इजी करते हैं। एग्रीमेंट मतलब दो, जैसे आप और कोई आपका फ्रेंड है, वो कुछ अगर एग्रीमेंट में एंटर होते हैं कि चलो आज शाम को मूवी जाते हैं, एग्रीमेंट तो कर लिया आपने, लेकिन अगर आपका फ्रेंड शाम को मूवी नहीं आया तो उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल करोगे? ऑफकोर्स नहीं करोगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग, एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन वो एनफोर्सिएबल नहीं है। तो अब पॉइंट लेते हैं हम लोग, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। बेसिकली एग्रीमेंट मतलब जब दोनों पार्टी किसी चीज के लिए एग्री हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। नो डाउट हम लोग जब इसकी डेफिनेशन आएगी तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के समझने के लिए इतने समझ लीजिए, एग्रीमेंट मतलब जब दोनों पार्टी किसी एक चीज पे एग्री हो गए, और अगर वो एग्रीमेंट आपका लॉ से एनफोर्स करवा के ले सकते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके फ्रेंड ने आपको प्रॉमिस किया था कि आज शाम को वो आपको मूवी दिखाएगा, और अब वो मूवी नहीं दिखा रहे, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या बोलोगे कोर्ट में जाके कि मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रॉमिस किया था मूवी दिखाने का और अब दिखा नहीं रहा है? तो ऐसे तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। सिमिलरली जब हस्बैंड अपने वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे इतने इतने पैसे दे दूंगा, तो वो भी एनफोर्सेबल नहीं होता, दैट इज डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। इसीलिए हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग यहाँ पे, सारे एग्रीमेंट्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन से एग्रीमेंट स्टडी होंगे? सिर्फ जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और एक ऑथर ने, कुछ ऑथर्स है जिन्होंने डेफिनेशन दी है, और आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखना होता है। अब आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए सीपीटी नहीं कर रहे हो, आपको लिखना होगा, रिटन पेपर होगा थेरोटिकल, तो आपको डेफिनेशन भी लिखना होगा। तो आगे क्या दिया है? पोलक की डेफिनेशन है। और दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, फिर भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो पोलक ने कैसे एक्सप्लेन किया है? एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट अ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा वर्ड्स भी नहीं है, 5-6 वर्ड्स की डेफिनेशन है, लेकिन लिख लीजिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्या कहा है फिर से हम लोग देखेंगे, और एक एक वर्ड में उसे हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। एवरी एग्रीमेंट, हर वो एग्रीमेंट, कौन से? और प्रॉमिस, वन एंड द सेम थिंग। ओके, एनफोर्सिएबल, अगर वो एग्रीमेंट या प्रॉमिस एनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अगर नहीं कर रही है अपना ऑब्लिगेशन, तो हम लोग कोर्ट को बोलेंगे कि भैया इसे फोर्स कीजिए, इसे कहिए कि हमारा एग्रीमेंट पूरा कर दे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आपने कहीं पे फ्लैट बुक किया है, आपने कुछ एडवांस दे दिया, फ्लैट का टोटल अमाउंट था 20 लाख, आपने कुछ 2 लाख रुपीज एडवांस दे दिया है, और फ्लैट जो बिल्डर था उसने आपको कहा था कि मैं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको फ्लैट हैंड ओवर कर दूंगा, बट अब वो आपको हैंड ओवर नहीं कर रहा है। 6 मंथ्स हो गया, 1 ईयर हो गया, आपने वेट किया, अब आप क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट में जाके आप क्या बोलोगे कि जज साहब, इस बंदे ने, इस बिल्डर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब ये दे नहीं रहा है और हमारे पैसे भी ले लिए, तो आप इसे फोर्स कीजिए कि हमें या तो फ्लैट दिए या तो हमें पैसे दे, जिस बात के लिए भी आप एग्री हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया? लॉ से उस चीज को एनफोर्स करवा के लिया, इसे ही कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आगे और एक डेफिनेशन देख लेते हैं, सालमन की डेफिनेशन है। क्या कहती है सालमन की डेफिनेशन? एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। यस, अभी देखिए, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे अभी बिल्डर का, अभी आपने जब फ्लैट बुक किया, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या था? पूरे 20 लाख रुपीज, जितना भी फ्लैट का कॉस्ट था वो आपके देने के ऊपर, मतलब आपको देना था, तो वो आपका ऑब्लिगेशन हुआ। और उस बिल्डर का ऑब्लिगेशन क्या हुआ कि आपको सही समय पे फ्लैट हैंड ओवर करे। तो हमने यहां पे क्या डेफिनेशन देखा? एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। जो भी दो पार्टीज होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एंटर हो रही है, उन दोनों के बीच में कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट।
इट्स सो सिंपल। तो ये तीनों डेफिनेशन आप अच्छे से कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही तो अपना ये वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी कीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, हम लोग इस स्लाइड में, जो आपके सामने अभी स्लाइड है, इसमें हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ यू एनालाइज द डेफिनेशंस, अगर हमने तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आप ले लीजिए, तीनों डेफिनेशन में हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वो क्या होगी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले हमें चाहिए एग्रीमेंट। नो डाउट हम लोग आगे देखने वाले कि एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, आप होल्ड ऑन कीजिए उसके लिए। तो सबसे पहले हमें एक इनिशियल चीज लगेगी, वो लगेगा आपका एग्रीमेंट। और सेकेंड चीज लगेगी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब अब अगर आपका वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो एक छोटी सी डायग्राम में आप अगर ये याद रख लो तो एग्जाम में लिखने में बहुत इजी जाएगा। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, जो यहां पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा आपको कि चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। और मैं हमेशा आपको एक इंसिस्ट करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने ज्यादा एग्जांपल आप स्टडी करोगे, जितने ज्यादा आप केस स्टडी करोगे, उतना ईजी आपको समझने में होगा। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई फ्लाइट का टिकट बुक किया है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए आपने फ्लाइट का टिकट बुक किया है और अचानक से किसी रीजन के कारण, वॉट एवर मे बी द रीजन, अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अभी देखिए, हमने जैसे पिछले डेफिनेशन में पढ़ा था कि दोनों पार्टी के ऊपर, सालमन ने क्या कहा था, दोनों पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन आता है। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या था कि आपको टिकट के पैसे देना था, फ्लाइट के टिकट के पैसे आपको पे करना था। आपने पे कर दिया तभी तो टिकट बुक हुआ है। अब वो जो फ्लाइट है, जो एयरलाइन से, उनका क्या ऑब्लिगेशन था कि आपको स्पेसिफिक, जब कभी डिसाइड हुआ है जो टिकट आपने बुक किया है, उस दिन आपको प्रॉपरली वो यहां से ले जाएंगे और दिल्ली में आपको छोड़ देंगे। बराबर है, फ्लाइट में आपको बराबर से बिठा के आपको वो दिल्ली में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोनों भी पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन था। और जैसे हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि अब अगर फ्लाइट अचानक से कैंसिल होगी विदाउट एनी वैलिड रीजन, ओके, तो अब क्या होगा, आप उस फ्लाइट, मतलब उस एयरलाइंस के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। किस चीज के लिए? अगर वो आपके टिकट के पैसे रिफंड नहीं कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट में जाके क्या बोलोगे, एनफोर्स करवा के लोगे जो आपका राइट है। आपका ऑब्लिगेशन क्या था, आपको टिकट के पैसे देना था, आपने टिकट के पैसे दे दिए। अब आपको क्या चाहिए कि हमें उस फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल होगी। आपकी तो गलती नहीं थी, तो आप उससे टिकट के पैसे रिफंड करवा सकते हो, आप उससे टिकट के पैसे रिफंड मांग सकते हो। अगर वो नहीं दे रहा है तो बट ऑब्वियस हम लोग कोर्ट में केस फाइल करेंगे और कोर्ट में केस फाइल के क्या क्या बोलेंगे, हमें हमारे एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा के दीजिए, या तो हमें पैसे वापस दीजिए। अब फ्लाइट में जाना तो है नहीं क्योंकि काम हो गया होगा, बट ऑब्वियस। तो इसे कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। हम लोग आपके सिलेबस में या आपके मॉड्यूल में जैसे नेक्स्ट लेक्चर दिया है व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वहां से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आप इस चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पे आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट, सारा आपका जितना भी बिजनेस लॉ का सिलेबस है वो इस चैनल पे आपका पूरा हो जाएगा। मतलब आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू।